हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक शार्ट नोट कह दो या वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकता है ये। तो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म और कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, ये सब इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। और ये पिछले बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो पढ़ते हैं वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। पहले हम शुरू करेंगे वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। पहले देखेंगे सिंथेसिस, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म देखेंगे और बाद में देखेंगे फंक्शन क्या है इसका। तो 3 हेडिंग में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस कहाँ पर होता है, आखिर वेरी लो डेंसिटी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंथेसिस तो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है लीवर में सिंथेसाइज होगा। और किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के मिलने से बनता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और ये हिपेटिक कोलेस्ट्रॉल के साथ में रहता है, ठीक है। ये जो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड है ये इनकॉर्पोरेट होता है, इनकॉर्पोरेट इनटू वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन along with hepatic कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेट होता है इनटू वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन along with हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल। कहाँ पर होगा? लीवर में। ये बात हो गई कहाँ पर सिंथेसाइज होता है। और साथ में कोलेस्ट्रॉल होगा। और इसके अलावा एपोप्रोटीन कौन सी होती हैं वो देख लो। तो इसमें जो एपोप्रोटीन होती है वो होती है एपो B100, एपो सी सेकेंड एंड एपो ई होती है। ध्यान देने की बात यह है कि जो एपो सी और एपो ई होता है ये कहाँ से आता है, पहले भी बता चुका हूँ। ये आता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से। जब प्लाज्मा में ये जाएगा तब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से एपो सी सेकेंड और एपो ई जो प्रोटीन पार्ट होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का, वो HDL से आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये कहाँ से आता है? ये ऑब्टेन होता है। ये दो चीज़ें जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम HDL इन प्लाज्मा। तो ये बात हो गई सिंथेसिस की। अब हम चलते हैं मेटाबॉलिज्म देखते हैं कि आखिर मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, देखो जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में पहले इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में जाएगा, फिर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में जाएगा। और इसे कैस्केड रिएक्शन कहते हैं लाइपोप्रोटीन का। तो देखो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, पहला नंबर हाफ लाइफ इसका जानो कितना होता है। जो हाफ लाइफ होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का ये होता है 1 to 3 आवर, यानी कि 1 से 3 घंटे में वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का आधा कंसंट्रेशन बचेगा। और ये रीच करते हैं पेरिफेरल टिश्यू में। देखो ये कहाँ पर थे? अभी लीवर में था, क्योंकि लीवर में क्या हुआ? सिंथेसाइज हुआ। लीवर से ये पेरिफेरल टिश्यू में जाता है, पेरिफेरल टिश्यू में जाता है। और पेरिफेरल टिश्यू में जाएगा तो जो एपो सी सेकेंड होगा वो एक्टिवेट कर देगा लाइपोप्रोटीन लाइपेज को। लाइपोप्रोटीन लाइपेज अगर एक्टिवेट हो गया तो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का डाइजेशन होने लगेगा। तो पेरिफेरल टिश्यू जैसे कि एडिपोज टिश्यू ले लो, एडिपोज टिश्यू में एडिपोज टिश्यू इसमें क्या हो जाएगा? लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट हो जाएगी। और लाइपोप्रोटीन लाइपेज अगर एक्टिवेट हो गई तो ये लिबरेट्स कर देती है फैटी एसिड को। फैटी एसिड्स लिबरेट हो जाते हैं, ठीक। तो फैटी एसिड लिबरेट हो जाएगा वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से। और जो फैटी एसिड जो लिबरेट हुआ वो किसके द्वारा यूज कर लिया जाएगा? वो एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स द्वारा ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये
जो फैटी एसिड बना वो टेकन अप बाई एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स और एडिपोज टिश्यू द्वारा ले लिया जाएगा फैटी एसिड जो लिबरेट हुआ किसके एक्शन द्वारा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज के एक्शन द्वारा। ठीक है, तो ये बात हुआ। और इसको एक्टिवेट कौन करेगा, एपोप्रोटीन सी सेकेंड, क्योंकि अभी ये चीज पहले ही बता चुका हूं। एक्टिवेट कौन करता है इसको, एपो सी सेकेंड। ठीक है, इसको एक्टिवेट कर रहा है, ये बात हो गई। अब जो इसका भैया जो फैटी एसिड इससे लिबरेट हो गया, अब जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन था वो क्या होगा, उसका रिमेनेंट बचेगा, तो रिमेनेंट कहलाएगा इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो जो रिमेनेंट हुआ, बचा हुआ जो अब फैटी एसिड लिबरेट हो गया, उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन हुआ उसे कहेंगे इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और ये कंटेन्स लेस ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल एंड मोर कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादा होगा लेकिन ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल कम होगा, क्योंकि फैटी एसिड लिबरेट हो गई जो एडिपोज टिश्यू और मसल द्वारा यूज कर ली गई। रिमेनेंट क्या कहलाया, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब जो आइडियल बना ये फिर से चेंज हो जाएगा वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में, ये चेंज हो जाएगा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। और इसे कहते हैं, ये जो पथवे हुआ इसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन कैस्केड पथवे। क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन कैस्केड पथवे, लाइपोप्रोटीन कैस्केड पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन कैस्केड पथवे है। और जो एलडीएल वाला, अब जो एलडीएल वाला ये इसका क्या है, लास्ट पोर्शन है। एलडीएल का हम आगे मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कि एलडीएल कैसे होता है, वो नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ेंगे। यहाँ तक ये बीएलडीएल क्या हो गया, जो आइडियल होता है इसे हिपेटिक सेल्स भी यूज करती हैं, तो ये चीज लिख लेना। जो आइडियल होती है वो टेकन अप बाय होता है हिपेटिक आइडियल, टेकन अप बाय हिपेटिक रिसेप्टर जैसे कि B1, अभी आगे बताएंगे उसके बारे में। तो ये बात हो गया बीएलडीएल के मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस कहाँ होती है इसके बारे में। अब फंक्शन की बात करें, दूसरी मेटाबॉलिज्म क्या, तीसरी हेडिंग क्या होगी, फंक्शन। क्या आखिर इसका फंक्शन क्या है, तो देखो लीवर में बना और आया पेरिफेरल टिश्यू में, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स, जो ट्राइग्लिसराइड्स है उनको कैरी करने का काम करता है लीवर से पेरिफेरल टिश्यू में। तो इसका फंक्शन ऐसे करके लिख दिया ना, ट्राइग्लिसराइड, ऐसे हम बना के लिख दे रहे हैं। तो फंक्शन इसका क्या है, ट्राइग्लिसराइड को कैरी करता है फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू, तो ये इसका हो गया फंक्शन। अब हम चलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में। तो हमारा वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन खत्म हो गया, अब हम चलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पे। अब यहीं से आगे, यहाँ तक मेटाबॉलिज्म हो चुका है, अब इससे आगे हम बात करेंगे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। मिटाने वाला काम बड़ा दिक्कत करता है, इसमें भी कम से कम 10 मिनट निकल जाता है। चलो सिंथेसिस पहले देखते हैं कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होती है। तो सिंथेसिस जो होती है, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है, ये मेटाबॉलिज्म ये हेडिंग काट दो। अब हम पढ़ रहे हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये क्या करता है, ये जो एलडीएल होता है, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल। तो जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन था वो ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा था लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू, और ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर
फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू, पेरिफेरल टिश्यू आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, पेरिफेरल टिश्यू। तो इसका काम हो गया। और क्या इसमें नीचे पता होगा, एलडीएल में जो प्रोटीन पार्ट होता है वो एपो बी 100 होता है। तो प्रोटीन पार्ट कौन होगा, एपो बी 100 क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है एलडीएल में, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। और हाफ लाइफ अगर बात करें, टी हाफ अगर बात करें सीरम में, किसमें, सीरम या कह दो ब्लड में, इन ब्लड में अगर बात करें तो ये कितना होता है, 2 डेज, लगभग कितना होता है, 2 डेज, ठीक है, 2 डेज होता है। तो ये एलडीएल के बारे में कुछ जनरल चीजें हो गई। अब देखो मेटाबॉलिज्म कैसे होती है उसके बारे में बात करें। तो वहां पर कैसे हो रहा था, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट हो जा रही थी, वो आगे आइडियल बनाती थी, उसके बाद एलडीएल बनाता था, और जो आइडियल था हिपेटिक रिसेप्टर द्वारा लिया जा रहा था। तो ये तो बीएलडीएल के बारे में बात था। एलडीएल में क्या होता है, जो एलडीएल या एलडीएल रिसेप्टर दोनों का मेटाबॉलिज्म हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म, जनरल चीजें थी, अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म। सिंथेसाइज कहाँ पर हो रहा है वो तो आप देख लिए ना, सिंथेसाइज कहाँ पर हो रहा था वो तो देख लिए, कहाँ पर, वो जो एलडीएल बन रहा था बीएलडीएल से, तो पेरिफेरल टिश्यू में बन रहा था। लेकिन लीवर की कुछ सेल्स भी होती हैं जो सिंथेसाइज करती हैं एलडीएल को, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये टेकन अप हो, किसके द्वारा टेक अप किया जाता है, पेरिफेरल टिश्यू द्वारा, और पेरिफेरल टिश्यू द्वारा लिया जाता है, और इसमें रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस होता है। क्या होता है, रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। तो लिख लेना यहाँ पर, टेकन बाय पेरिफेरल टिश्यू थ्रू रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। जो पेरिफेरल टिश्यू होंगे वो इंडोसाइटोसिस द्वारा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को अपने अंदर कर लेते हैं, जो कि रिसेप्टर मेडिएटेड होता है। रिसेप्टर एक होता है जहां पर उसे क्लेथरीन कोटेड स्पेस भी कहते हैं, क्लेथरीन कोटेड पिथ क्या कहते हैं, क्लेथरीन कोटेड पिट्स भी कहते हैं, जो जहाँ पे B100 का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। वो B100 जो एपोप्रोटीन होगी वो जाके रिसेप्टर पे ज्वाइन करेगी और धीरे धीरे कोट बन जाएगा उसके चारों तरफ, और एक बेसाइकल बन जाएगा। जो रिसेप्टर होंगे वो फिर से रिसाइकल हो जाते हैं, और ये जो बेसाइकल होगा वो आगे बढ़ेगा, और लाइसोसोमल एंजाइम जो होंगे वो उसमें क्या होगी, एंजाइम होगी हाइड्रोलेजेस, जो हाइड्रोलाइज कर देंगे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और उसकी एपोप्रोटीन को, और फाइनली जो बनेगा कोलेस्ट्रॉल बचेगा, और कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए एलडीएल को क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बनाने में काम कर रहा है, उसका डिपोजिशन करवा रहा है। इसका अगर मेटाबॉलिज्म होगा, बढ़ेगा, तो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ेगा, इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ये चीज़ आगे बताने वाले थे, लेकिन चलो यहाँ बता दिया, ठीक है। तो जो एलडीएल रिसेप्टर होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, एलडीएल रिसेप्टर्स होते हैं, अब इसको डायग्राम से भी समझाएंगे। एलडीएल जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो जो एलडीएल रिसेप्टर्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं स्पेशलाइज्ड रीजियन में, जिन्हें कहते हैं क्लेथरीन कोटेड पिट्स। एलडीएल रिसेप्टर क्लेथरीन कोटेड पिट्स, ये स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स रीजियन होते हैं जिन्हें कहते हैं क्लेथरीन कोटेड पिट्स। इसमें एलडीएल रिसेप्टर्स होते हैं। अब इसमें क्या हुआ, देखो, जो एपो बी 100 एपोप्रोटीन है एलडीएल की, वो एपो बी 100 रिसेप्टर से जाके जुड़ती है। तो जो एपो बी 100 होगी वो बाइंड कर जाएगी एपो बी 100 रिसेप्टर से, और वो कहाँ प्रेजेंट होगा, क्लेथरीन कोटेड पिट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो स्पेशलाइज्ड रीजियन है मेनली कहो लीवर में, तो हिपेटिक सेल्स में ये क्लेथरीन कोटेड सेल्स पिट्स मेनली कहाँ पाई जाती हैं, मोस्टली इन हिपेटिक सेल्स। ये लिख लेना,
हेपेटिक सेल्स में मोस्टली ये होती हैं क्लेथरीन कोटेड पिट्स, जहाँ पर एपोबी 100 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। उसे एपोबी 100 जो एलडीएल पे लगा हुआ एपोप्रोटीन है वो जाके बाइंड करता है, ठीक है। और रेसेप्टर, उसके बाद क्या बनता है, रेसेप्टर एलडीएल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, रेसेप्टर एलडीएल कॉम्प्लेक्स बनता है। और जो जिसकी क्या हो जाती है, इंडोसाइटोसिस, क्या हो जाती है, इंडोसाइटोसिस हो जाती है। तो ये बात हुआ इंडोसाइटोसिस। अब इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं, जगह नहीं है तो इसको रफ करना पड़ेगा। अब देखो इंडोसाइटोसिस हो चुका है, उसके आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इंडोसाइटोसिस हो चुका है, आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिए पीछे तक की। देखो इंडोसाइटोसिस हो गया। अब जो इंडोसाइटोसिस हुआ उसके बाद जो रिसेप्टर्स होंगे वो रिसाइक्लाइड हो जाएंगे। अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं, देखो, और हमको कलर की जरूरत पड़ेगी। इसको हम इंडोसाइटोसिस हुआ, उसके बाद रिसेप्टर रिसाइकिल हो जाएंगे, फिर से रिसेप्टर ज्वाइन करेंगे और फिर से इंडोसाइटोसिस होती रहेगी। और इंडोसाइटोसिस होगी, उसके बाद आगे का स्टेप क्या होगा, लाइसोसोमल एंजाइम्स होंगी, जो इसमें हाइड्रोलेज होगा। हाइड्रोलेज क्या करेगा, डाइजेशन कर देगा, हाइड्रोलिसिस करवा देगा, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद में 5 बजेगा कोलेस्ट्रॉल, जो कि डिपोजिट हो जाएगा। इतना ही काम होता है इसमें। तो देखो ये क्या है, ये एलडीएल है, मान लो क्या है, एलडीएल। और एलडीएल में वो चीज़ें कुछ भरा होगा, डेंसिटी इसकी है, और इस पर क्या लगी होगी, एपो, मान लो ये एपोबी 100 है, और ये क्या है, क्लेथरीन पिट्स है। क्या है, क्लेथरीन पिट्स है, क्लेथरीन पिट्स हैं। और इस पर क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। ये क्या है, रिसेप्टर्स हैं एपोबी 100 के, तो रिसेप्टर्स लगे होंगे। तो ये क्लेथरीन कोटेड पिट्स है, और इसमें एपोबी 100 का रिसेप्टर्स है। और जो एपोबी 100 होगा वो इस पे क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, ज्वाइन करेगा। और जो ये अंदर क्या भरा होगा, इसके कोलेस्ट्रॉल, क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या है, एलडीएल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल अंदर इसके भरा हुआ है, इस पे एपोबी 100 एपोप्रोटीन है, जिसके रिसेप्टर क्लेथरीन कोटेड पिट्स में प्रेजेंट है। तो इसको लिख लेना, ये क्या है, क्लेथरीन कोटेड पिट्स। हम 60 पे लिख रहे हैं, पीछे लिख चुके हैं, आप लिख लीजिएगा, क्लेथरीन कोटेड पिट्स। उसके बाद में क्या होगा, इंडोसाइटोसिस होती है। क्या होती है, इंडोसाइटोसिस, यानी कि कोटेड वेसिकल्स बन जाते हैं, कोटेड वेसिकल्स बन जाएंगे, कोटेड वेसिकल्स बन जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर एक पूरा तरीके से कोट आ गई, और अंदर क्या है, एलडीएल है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है। ये बात हो गई। अब जो रिसेप्टर हैं उनका क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग। ये क्या है, रिसेप्टर ये क्या हो जाएंगे, रिसाइकल हो जाएंगे, रिसेप्टर का। अब बचा इसमें क्या, केवल ये रेड वाला पोर्शन, यानी कि एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल बचा, एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल बचा। अब क्या होगा, ये यहाँ पर वर्क करेगा लाइसोसोम, और इसमें हाइड्रोलेज एंजाइम होती हैं, और इसका क्या करवा देंगी, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगी, हाइड्रोलेज एंजाइम होंगी जो हाइड्रोलिसिस करवा देंगी। और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा। और ऐसे बन गई लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, क्या ऐसे बन गई। और जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, डिपोजिट, कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो गया कोलेस्ट्रॉल। तो ये कुछ ऐसे होता है। अब कुछ और चीज़ें ध्यान रखना, जो लाइसोसोमल हाइड्रोलेजेज होता है वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, ठीक है। तो ये फ्री कोलेस्ट्रॉल ये हो गया, और अमीनो एसिड इधर आया। तो अमीनो एसिड प्लस फ्री कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है, हाइड्रोलेज एंजाइम का रिएक्शन होता है तब बनता है। और जो ये इंडोसोम, अब जब इंडोसाइटोसिस होती है तो आपको पता है कि क्या बनता है, इंडोसोम बनता है।
ये चीज़ें आप पढ़ेंगे आगे भी सेकेंड ईयर में। जब लाइसोसोम इंडोसोम बनता है, जब इंडोसाइटोसिस होता तो इंडोसोम बनता है। इंडोसोम जब लाइसोसोम से फ्यूजन करेगी तब ये चीज़ें आगे की होगी। तो ये चीज़ आप चाहे तो एक लाइन आगे कहीं लिख सकते हैं कि इंडोसोम फ्यूजेज विथ लाइसोसोम। इंडोसोम लाइसोसोम से फ्यूज करेगा, हाइड्रोजन एंजाइम हाइड्रोलिसिस करवा देगी एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल फ्री कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होगा और अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा तुम्हारा एलडीएल। तो ये बात हो गया। अब हम ध्यान देना, एक चीज़ और पॉइंट लिख लेना कि जो 70% एलडीएल होता है वो डिग्रेडेड होता है लीवर में, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लेना, 70% एलडीएल कहाँ पर डिग्रेड होता है, डिग्रेडेड इन लीवर। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का लीवर में डिपोजिशन होने का चांस बहुत ज़्यादा है अगर एलडीएल का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है तो इसीलिए क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है एलडीएल को। तो 70% एलडीएल डिग्रेडेड होता है लीवर में एंड रेस्ट होगा, रेस्ट कहाँ पर होगा, एक्स्ट्रा हिपेटिक कह दो उसको, एक्स्ट्रा हिपेटिक टिश्यू में होगा रेस्ट। और इसीलिए बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये एथेरोजेनिक होता है। एथेरोजेनिक भी होता है भाई, लीवर में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ा देगा तो फैटी लीवर हो सकता है, और साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस एथेरोजेनिक भी हो सकता है, यानी कि अगर बिसल्स के इंडोथीलियम पे डिपोजिशन हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल का तो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगी ब्लड वेसल्स और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्यू बन सकता है, एरिथ्रोमेटस प्लेक्यू बन सकता है। तो ये घातक है, इसलिए कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है ये। और बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहलाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ और चीज़ देख लेते हैं। जो एलडीएल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल सभी को नहीं कहते हैं, मोस्टली कहते हैं जो ऑक्सीडाइज्ड एंड ग्लाइकेटेड एलडीएल होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। स्पेशली अगर बात करें तो ऑक्सीडाइज्ड एंड ग्लाइकेटेड एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोकोगुलेंट सरफेस क्रिएट कर देते हैं इंडोथेलियम में, बिकॉज क्रिएट प्रोकोगुलेंट सरफेस ऑन इंडोथीलियम। अब इंडोथीलियम में प्रोकोगुलेंट सरफेस क्रिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, थक्का क्लॉट बन सकता है, क्लॉट बन जाएगा, यानी कि एरिथ्रोमेटस प्लेक्यू बन जाएगा, तो ब्लड वेसल्स क्या होगी, नैरो और एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। तो ये चीजें हुई, यहाँ इसको आप लिख चुके होंगे। तो ये बात हुआ, और ये क्या कर देगा है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को रिजल्ट करेगा, तो ब्लड क्लॉट बन सकता है इससे। और लेकिन ध्यान देना, जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल होता है वो हायर लेवल में पाया जाता है सिगरेट स्मोकर में। जैसे कि किस में ज्यादा पाया जाएगा, सिगरेट स्मोकर्स में ज़्यादा मिलता है, ये ऑक्सीडाइज एलडीएल ज़्यादा मिलता है सिगरेट स्मोकर्स। और डायबिटिक पेशेंट में भी, तो डायबिटीज मेलाइटस में भी मिल सकता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगा तो भी ये हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पेशेंट हैं, सिगरेट स्मोकर्स हैं, डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट हैं, तो उसमें ऑक्सीडाइज एलडीएल मिलता है, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल ब्लड क्लॉट बना सकता है ब्लड वेसल्स में, तो इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब हम फंक्शन कुछ देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बना, कोलेस्ट्रॉल, ये तो मेटाबॉलिज्म की बात हो गई और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात हो गई। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और क्यों है उसको आप समझा चुके हो। अब देखो इसमें बनता क्या है, फ्री कोलेस्ट्रॉल बना। अब फंक्शन अगर पूछे कि एलडीएल का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन की बात यहीं पर कर लो। अगर फंक्शन की बात करें तो जो कोलेस्ट्रॉल बना इसी का फंक्शन होगा। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज भी करवाता है, तो ये पहला चीज, जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो सिंथेसिस में जा सकता है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स बन सकता है इससे। स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस होता है कोलेस्ट्रॉल से, आपको पता होगा। और मेम्ब्रेन में भी ये कोलेस्ट्रॉल जो होगा, मेम्ब्रेन
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है और इसमें इनकॉर्पोरेट होगा, तो एक फंक्शन ये भी हो गया। और ध्यान देना, जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो स्टेरिफाइड होता है, स्टेरिफाइड विथ मूफा क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अगर कोलेस्ट्रॉल स्टेरिफाइड विथ है मूफा, ठीक है, तो उस बाई एक एंजाइम होती है एसाइल कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, ACAT, एसाइल कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। फॉर स्टोरेज, तो ये स्टोरेज फंक्शन हो गया। अगर कोलेस्ट्रॉल स्टेरिफाइड हो जाता है मूफा के साथ में बाई ACAT, एसाइल कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, तो वो स्टोरेज का काम करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हो गए। और एक चीज ये भी होता है, जो 75% कोलेस्ट्रॉल होता है, 75% कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल वो LDL में चेंज हो जाता है। वो LDL में क्या होता है, इनकॉर्पोरेट होता है। यानी कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है 70, ये लगभग 75% कोलेस्ट्रॉल LDL के अंदर ही होता है, LDL में इनकॉर्पोरेट होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और ये तो जानते ही है कि LDL ही ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को लीवर से पेरिफेरल टिश्यू में, पहले बता चुका हूँ। तो ये LDL के बारे में बात हो गया। 26 मिनट हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। तो एक लिखा होता है लाइपोप्रोटीन ए, स्मॉल ए है, और एक है लाइपोप्रोटीन ए कहते हैं ना, एपो ए कैपिटल ए है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो दोनों सेम नहीं है। लाइपोप्रोटीन ए, इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए, ठीक है। एपो ए यानी कि एपोप्रोटीन ए, ठीक है। तो जो लाइपोप्रोटीन स्मॉल ये होता है, इसे लिटल रास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटल रास्कल, छोटा बदमाश। तो ये छोटा बदमाश है क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन करवाता है ये, तो लिटल रास्कल इसीलिए कहते हैं इसको। और ये कॉन्स्टिट्यूट होता है HDL में। पहला चीज, सॉरी, जो ये वनली सीन इन सम पर्सन, ये डिफरेंस बता रहा हूँ एपो ए और इसके बीच में, लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए और एपो ए के बीच में। पता नहीं शार्ट नोट में आ ही जाए 2 नंबर में। तो वनली सीन इन सम पर्सन, लेकिन ये जो होता है वो HDL में होता है, एपो ए पढ़ाया हूँ पीछे, तो HDL में प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट का बात करें तो और ये वनली सीन इन सम पर्सन एंड किसमें होता है, किसमें एसोसिएट होता है, LDL में एसोसिएटेड विथ, अरे यार पूरा मिटाना ही पड़ेगा। तो एसोसिएटेड किसके साथ में होता है, एसोसिएटेड विथ LDL, लेकिन ये HDL में होता है और आल पर्सन में होता है, लगभग आल पर्सन में पाया जाता है। क्योंकि HDL हर पर्सन में पाया जाएगा, तो इसलिए आल पर्सन में एपो ए पाया जाता है। और एसोसिएटेड होता है ये LDL के साथ में, और ओनली सीन होता है सम पर्सन में। जैसे लाइपोप्रोटीन स्मॉल ये है तो स्मॉल यानी कि लो, ठीक है। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में एपो ए होगा, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। और ये कोरिलेट होता है हार्ट अटैक से, हार्ट अटैक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन से एसोसिएटेड है, ये ध्यान रखना। और ये वहीं पर क्या है, एंटी एथेरोजेनिक है। ये क्या है, प्रो एथेरोजेनिक है, क्योंकि इसलिए तो हार्ट अटैक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन से एसोसिएटेड है। इन एंगर लिख लेना, एंगर, तो एंगर में ये हार्ट अटैक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन से एसोसिएटेड है, इसीलिए इसको लिटल रास्कल कहते हैं। ये छोटी सी बातें थी। अब चलते हैं हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में पढ़ने। हाई डेंसिटी, वीडियो लंबा हो चुका है, देखो ज़्यादा चीज़ें बताएंगे तो लंबा तो होगा ही वीडियो, आप लोग लिखते रहेंगे जिससे ज़्यादा बोरिंग ना लगे। चलो शुरू करते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में। जो हाई डेंसिटी एक चीज़ और बताना था आपको पीछे, सॉरी, कुछ प्लाज्मिनोजन से जो चलो बता ही देते हैं, वरना
जो लाइपोप्रोटीन ए होता है, और कोई पूछ लिया था बता नहीं, जो लाइपोप्रोटीन ए होता है वो लगभग सिमिलर होता है प्लाज्मिनोजन से। किससे सिमिलर होता है? प्लाज्मिनोजन से। तो ये चीज ध्यान रखना। ये सोज हिमोलॉजी, ध्यान रखना, सोज होमोलॉजी, होमोलॉजी विथ प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिनोजन। अब प्लाज्मिनोजन का क्या काम है आप लोग जानते ही हैं कि प्लाज्मिनोजन अगर एक्टिवेट होता है तो फाइब्रिन का लाइसिस होता है, फाइब्रिनोलाइसिस होता है, यानी कि जो क्लाट बना है उसका लाइसिस होता है। लेकिन जो लाइपोप्रोटीन स्मॉल ये है, इसे लिटल रास्कल कहते हैं, ये अगर होगा तो होमोलॉजी करेगा प्लाज्मिनोजन से, जिसके कारण जनरली तो होता नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हुआ तो क्या करेगा? होमोलॉजी रखेगा प्लाज्मिनोजन से और फाइब्रिनोलाइसिस नहीं होने देगा, लेकिन जो थक्का बना है वो बना ही रह जाएगा। तो ये बिल्कुल बेहुदा है, रास्कल है, ठीक है। तो लाइपोप्रोटीन ए जो होता है देखो प्लाज्मिनोजन क्या करता है, प्लाज्मिनोजन क्या करता है, प्लाज्मिनोजन अगर एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन किसका होता है? एक्टिवेट लिखी तो पूरा यार, एक्टिवेशन टू प्लाज्मिन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन टू प्लाज्मिन। और ये क्या करवाएगा? प्लाज्मिन बाइंड्स करेगा फाइब्रिन से, प्लाज्मिन बाइंड्स करता है किसके साथ में? बाइंड्स विथ फाइब्रिन, फाइब्रिन से बाइंड करेगा और क्या करवाता है? फाइब्रिनोलाइसिस करवाता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मिनोजन का काम हो गया। जब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट होता है प्लाज्मिन में तो प्लाज्मिन बाइंड करता है फाइब्रिन से और होता है क्या? फाइब्रिनोलाइसिस, और फाइब्रिन जो थक्का बना उसका लाइसिस हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर LPA है, क्योंकि लाइपोप्रोटीन स्मॉल ये क्या होता है? होमोलॉजी रखता है किसके साथ में? प्लाज्मिनोजन के साथ में। तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी, जो ये चीजें थी ये नहीं हो पाएंगी। और फाइब्रिनोलाइसिस, फाइब्रो लिख रहा है ना, फाइब्रिनो लिखो यहाँ पे, फाइब्रिनोलाइसिस, ठीक है। तो फाइब्रिनोलाइसिस नहीं हो पाएगा और क्लाट रिट्रैक्ट रहेगा, तो ये लाइपोप्रोटीन ये इसमें घातक होता है। तो ये चीजें बता दिया मैंने, बस इतना ही समझाना था। और 40% पीपल में नहीं होता है, ये 40% पीपल में हुआ और ये 20% पीपल में हुआ। 20% पीपल में क्या होता है? LPA होता है और उसका कंसंट्रेशन कितना होता है? 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो और 40% पीपल में होता नहीं है, 40, 20, 60 तो 40 क्या करेंगे भैया? 40 में हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, पता नहीं, हमको नहीं पता, ठीक है। ये बात हो गया। अब हम चलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में पढ़ने। तो वीडियो लंबा हो गया है, थोड़ा सा तेज पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो भैया तो आप सब कहेंगे एक घंटा कौन पढ़ेगा, 1 घंटे वीडियो कौन देखेगा? अरे भैया देख लो, दादा चाचा मामा काका देख लो, देखने से ज्ञान ही बढ़ेगा, ज्ञान कम थोड़ी होगा भैया, नहीं तो क्या कम होगा? आप नहीं कम होगा ना, तो देखते रहो। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में बात करते हैं। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लिवर। तो ये उल्टा काम करता है, रिवर्स काम करता है भैया, किसके? LDL के रिवर्स काम करता है। ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है लिवर पेरिफेरल टिश्यू, अरे यार लिख ही देते हैं पूरा, ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लिवर। तो पेरिफेरल टिश्यू से लिवर में कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। आगे यही कारण नहीं है, और कारण है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लिवर, ये बात हो गई। और मेजर एपोप्रोटीन जो इसमें होती है वो भैया कौन होती है? ApoA1। मेजर एपोप्रोटीन कौन होगी? मेजर एपोप्रोटीन क्या होती है? ApoA1। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में मेजर एपोप्रोटीन क्या होगी? ApoA1 होगी। और साथ में ApoA2, ApoC एंड ApoE भी होता है, ये बात हो गई। और ApoC और ApoE जानते हो कहाँ से आता है? HDL से। ये चीजें आप कॉमन हो गई है ना, HDL से आती है प्लाज्मा में। तो ApoC ApoE कहाँ से आएगा? HDL से।
सॉरी, जो एपोसी एंड एपोई प्रेजेंट है एचडीएल में, तो एचडीएल में जो प्रेजेंट है वो रिसेप्टर, जो एपोसी एंड एपोई रिसेप्टर होता है, ये सर्व करता है दूसरे को देने के लिए, क्योंकि पीछे पढ़े थे कि एचडीएल से मिलता है एपोसी एंड एपोई एलडीएल में, तो इसलिए जो एपोसी और एपोई होता है वो इसका सर्विंग का काम करता है दूसरे लाइपोप्रोटीन को, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यानी कि ये प्लाज्मा रिजर्वायर होता है इसका, प्लाज्मा रिजर्वायर होता है एपोसी और एपोई का, कौन, एचडीएल। तो ये बात होगी। अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म कुछ इधर जनरल चीजें हो गई, अब मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो इंटेस्टाइनल सेल होती है, इंटेस्टाइनल सेल होंगी, उसमें क्या होगा, सिंथेसाइज होता है एचडीएल का क्या होता है, सिंथेसिस। और जब सिंथेसिस होता है तो डिस्क्वाइड शेप के होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कैसा होता है, डिस्क्वाइड होता है, और बाद में सर्कुलर होता जाता है, जैसे जैसे उसमें और कंटेंट भरते जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल एस्टर भर गया, एपोसी एपोई एपो ए2 भरता चला गया, तो क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर होता जाता है। तो ये इंटेस्टाइनल सेल में सिंथेसाइज होता है और ये डिस्क्वाइड शेप का होता है। और ये रिलीज कहाँ पर होगा, ब्लड में। रिलीज कहाँ पर होगा, रिलीज इन ब्लड। इंटेस्टाइनल सेल में सिंथेसाइज हुआ एचडीएल जो डिस्क्राइब्ड शेप का था, और रिलीज हुआ ब्लड में। ब्लड में क्या हुआ, रिलीज। और जो एपो ए1 है, सॉरी, जो एपो ए2 यहाँ पर लिखे हैं ना, और जो एपो ए1 है, एपो ए1 होता है एचडीएल का, वो एक्टिवेट करता है। कुछ पॉइंट है यहाँ पर ध्यान रखते जाइए। तो जो एपो ए1 होता है एचडीएल का, आप एचडीएल लिख दो, आप एचडीएल एक्टिवेट करता है लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज को। इसको एक्टिवेट करता है लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसपोर्ट को। और आपको पता होना चाहिए जो लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसपोर्ट है, ये क्या करता है, तो लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल है, तो इसको समझ लीजिए क्या करता है यहीं पर। तो लेसिथिन को चेंज कर देता है लाइसोलेसिथिन में, और कोलेस्ट्रॉल को चेंज कर देता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में। और एक्टिवेट एलसीएटी को कौन करता है, एपो ए1 जो एचडीएल में प्रेजेंट है। तो ये चीजें कुछ आपको ध्यान में रखनी है। और ध्यान देना, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एचडीएल में ट्रांसपोर्ट होता है बाई कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स रेगुलेटर प्रोटीन। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी यहाँ पे, अभी जब ये बना तो इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं था, इसको डायग्राम नहीं समझाते हैं, लिखते रहेंगे तो फिर घपोची हो जाएगा सब इधर उधर। डायग्राम में आप लिखते रहेंगे तो नंबर भी अच्छा मिलेगा। देखो ये क्या था हमारा भैया, इंटेस्टाइन था हमारा, क्या था, आंत। और इसमें बना क्या, डिस्क्वाइड शेप का एक बना एचडीएल बना, जो कि नेसेंट एचडीएल बना। अब इसमें आगे बढ़ा, और आगे इसमें क्या होगा, इनकॉर्पोरेट होगा क्या, कोलेस्ट्रॉल। इनकॉर्पोरेट, ये हरा ही बनाना चाहिए था यार, कोलेस्ट्रॉल ही है ना, कोलेस्ट्रॉल। अब इसमें क्या होगा, इनकॉर्पोरेट होगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर आएगा, फास्फोलिपिड आएगी, फास्फोलिपिड इसके अंदर ही है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, फास्फोलिपिड। और एपोसी एपोई भी आएगा, एपोसी एंड ई भी आएगा, इसके अंदर ही है, ठीक है। अब ये कैसे आया, इसके ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये यहाँ पर पॉइंट लिखना, जो कोलेस्ट्रॉल होता है इनकॉर्पोरेटेड into HDL by cholesterol efflux सही लिखा होगा, कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स रेगुलेटर प्रोटीन। जो कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स रेगुलेटर प्रोटीन होगा वो कोलेस्ट्रॉल को इनकॉर्पोरेट कर देता है एचडीएल में, ये लगभग सर्कुलर हो जाता है।
HDL पहले कैसा था, जब बना था तब डिस्क्वाइट शेप का था। तो ये बात हो गया। अब लेसिथिन जो होती है, वो जो लेसिथिन होती है कंपोनेंट होती है फास्फोलिपिड की। आपको पता है कि लेसिथिन फास्फोलिपिड में पाया जाता है। कंपोनेंट किसका होता है, फास्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ द HDL डिस्क। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये भी एक पॉइंट ये भी लिख लेना कि जो लेसिथिन होती है, लेसिथिन इज कंपोनेंट ऑफ फास्फोलिपिड ऑफ HDL डिस्क। जो HDL डिस्क होगा उसके फास्फोलिपिड का एक कंपोनेंट लेसिथिन भी होता है। तो ये बात होगी। ये कुछ पॉइंट है जो आप लोग लिखते जाइएगा इसके साथ में डायग्राम के। और एक चीज ध्यान देना, जो सेकंड कार्बन होता है लेसिथिन में, अब ये पूरा मेटाबॉलिज्म का ही चीजें हैं। सेकंड कार्बन ऑफ लेसिथिन, अब इसको समझना, ये थर्ड कार्बन कोलेस्ट्रॉल पे जाएगा। तो सेकंड कार्बन ऑफ, जो सेकंड कार्बन है किसका, लेसिथिन का, उस पे 1 लेसिथिन possesses 1 पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक मॉलिक्यूल होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सेकंड कार्बन ऑफ लेसिथिन पे, जो कि ट्रांसफर्ड होगा, ट्रांसफर्ड टू थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, टू फॉर्म कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ये चीज होगा। आपको पहले ही पता है कि कोलेस्ट्रॉल के थर्ड कार्बन पे क्या होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, और सेकंड कार्बन ऑफ लेसिथिन पे एक पूफा लगा हुआ है। दोनों के बीच में जो ट्रांसफरिंग होगा, और थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोलेस्ट्रॉल जो होगा, उसके कारण क्या बन जाएगा, एक एस्टर ग्रुप बन जाएगा कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हाइड्रो वहाँ पर कुछ निकल गया होगा, वाटर निकल गया होगा, जिसके कारण क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल एस्टर बन गया। तो ये बता रहा है कोलेस्ट्रॉल एस्टर कैसे बनता है। लेसिथिन और हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बीच में कुछ हुआ, यानी कि रिमूवल हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, और जिसके कारण बन गया कोलेस्ट्रॉल एस्टर ग्रुप बन गया। तो ये बात हो गई। अब हम इसको देखते हैं। देखो, ये इसके अंदर क्या भरा था, कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, फास्फोलिपिड है, और एपो C एंड E है। अब ये कहाँ से आ रहा होगा भैया, ये लेसिथिन एसाइड ट्रांसफरेज से आ रहा होगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर, क्योंकि वहीं से तो बन रहा था कोलेस्ट्रॉल एस्टर, पीछे दिखाया था ना। तो ये यहाँ पे इसको हम करते हैं डिलीट, घर वाला ये चीज तो हटाते हैं। अब आप लोग लिखे होंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि कहाँ से क्या आया है, सब को रिलेट करेंगे तभी समझ पाएंगे। तो जो ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर था वो लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइड ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि हार्ट एंड मसल से जो कोलेस्ट्रॉल था और लेसिथिन था, वो LCAT के द्वारा यहाँ पर आ गया। तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर बन गया था और लाइसोलेसिथिन बन गया था, जो अब इसके अंदर है। तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर, फास्फोलिपिड, एपो C एंड एपो E आ गया। अब इस पे क्या होता है, एपो A1 रिसेप्टर काम करता है। ये एपो A1, और एपो A1 आपको पीछे दिखाए थे क्या करता है, एक्टिवेट करता था, किसको एक्टिवेट करता था, या एसाइल किसको एक्टिवेट करता था भैया, LCAT को एक्टिवेट करता था। LCAT को एपो A1 एक्टिवेट करता था, और इधर क्या होगा, लीवर होगा। तो ये लीवर में खींचने जाएगा, और लीवर में जब ये पहुंचा, ये चीजें कोलेस्ट्रॉल एस्टर ये सब चीजें, तो ये क्या करेगा, एक्सक्रीशन करेगा कोलेस्ट्रॉल कोलिक एसिड का। तो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लीवर क्या कर देगा, एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लस कोलिक एसिड, इसका सिंथेसिस हो जाएगा। तो ये कुछ मेटाबॉलिज्म हो गया। और लीवर से इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होगा किसका, लीवर से इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होगा फास्फोलिपिड का, फास्फोलिपिड एपो A1, एपो A और एपो C और E का। तो इसको यहाँ लिख देते हैं फास्फोलिपिड
फास्फोलिपिड हुआ, ApoA1 हुआ, C और E हुआ, ApoE हुआ, ये लीवर से इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करेंगे और HDL बनाने में मदद करेंगे। तो ये कुछ इस टाइप का हो गया मेटाबॉलिज्म। अब देखो, जो एक चीज ध्यान रखना, जो ये मेच्योर HDL है उसे HDL3 कहते हैं। तो ये ध्यान, कुछ चीजें लिख लेना यहाँ पर। मेच्योर HDL को क्या कहते हैं? HDL3 है। मेच्योर HDL क्या होता है? HDL3 कहलाता है। और जो मेच्योर HDL है, मेच्योर HDL टेक spherical shape by ApoA1 receptor mediated मैकेनिज्म। ये सब चीजें आप अंदर की चीजें हैं और हल्का फुल्का जानते रहिए कि जो मेच्योर HDL होता है वो टेक करता है स्फेरिकल से बाई ApoA1 रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म के द्वारा, और HDL जो होगा वो टेकन अब बाई HDL टेकन अप बाई hepatic scavenger रिसेप्टर जिसे B1 रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। तो HDL टेकन अब बाई हिपेटिक स्कैवेंजर रिसेप्टर B1, और हिपेटिक, अब इसमें क्या होगा? हिपेटिक लाइपेज होगा, या हिपेटिक सेल्स में क्या होगी? हिपेटिक लाइपेज होगा। तो हिपेटिक लाइपेज का काम होगा। हिपेटिक लाइपेज जो होता है वो हाइड्रोलाइज कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देगा किसको? HDL को हाइड्रोलाइज कर देगा, और HDL की जो लिपिड होगी उसको भी हाइड्रोलाइज कर देगा। तो हाइड्रोलाइजेस द HDL फास्फोलिपिड्स, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड आर, क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, सही तो बोल रहा हूँ। जो HDL होगा इसको क्या कर देगा? हाइड्रोलिसिस। क्या हो गया इसका? हाइड्रोलिसिस हो गया। तो इसमें जो इसके अंदर था, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हुआ और फास्फोलिपिड हुआ और एपो C एंड E हुआ, ये सब रिलीज हो जाएगा कहाँ पे? लीवर में। तो ये सब इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बंद था, तो ये अब क्या हो गया? रिलीज हो गया लीवर में। तो ये मेटाबॉलिज्म के बारे में बात हुआ, किसके? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में। और कुछ चीजें ध्यान रखें, इसमें देने वाली बात है, हल्का बड़ा है यार ये, और वीडियो भी बड़ा हो चुका है, तो क्या करें, लॉन्ग आंसर में आता है और हर चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एथरोजेनेसिटी से इम्पॉर्टेंट कोरिलेट करता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, आगे भी इम्पॉर्टेंट होगा आपको। तो देखो, जो HDL3 होता है, अगर ये रिमेन रहे सर्कुलेशन में, HDL3 रिमेन्स इन सर्कुलेशन, अगर HDL3 रिमेन्स रहे सर्कुलेशन में, तो जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होंगे, वो ट्रांसफर्ड हो जाएंगे, ट्रांसफेर्ड टू वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अगर HDL3 रिमेन्स रहे सर्कुलेशन में, तो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर्ड हो जाएगा टू वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में बाई कोलेस्ट्रॉल CETP सेट पीस के द्वारा ट्रांसफर होता है VLDL, IDL और LDL में। कौन? कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर्ड होगा VLDL, IDL और LDL बाई CETP का फुल फॉर्म है कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन। तो फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन। ये बात हो गया। अब कुछ चीजें और समझ लेते हैं कि HDL2 क्या है। जो HDL पार्टिकल्स होते हैं, अगर रिच है ट्राइग्लिसराइड और स्फेरिकल है, अगर HDL पार्टिकल
रिच किसमें है, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड एंड स्फेरिकल है, तो उन्हें कहते हैं HDl2, HDl2 कहा जाता है। ये बात होगी। और ये पार्टिकल होंगे वो फर्स्ट एक्टेड होंगे, फर्स्ट एक्टेड बाई, फर्स्ट एक्टेड बाई हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, HTGL द्वारा इलेक्ट्रो हो जाएगा। फर्स्ट एक्टेड बाय हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड लाइपेज द्वारा एक्ट किए जाएंगे। और बिफोर हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड लाइपेज बिफोर टेकन अप बाई B1 रिसेप्टर जो पीछे पढ़ा था, तो जो B1 रिसेप्टर उसको ले, उससे पहले ये एक्ट हो जाएगा इस पे हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, किस पे, HDl2 पे। और क्या होगा इसका रिजल्ट, एक मिनट। तो ये बात हुआ था कि फर्स्ट जो HDl पार्टिकल होगा रिच होगा ट्राइग्लिसराइड और स्फेरिकल होगा तो HDl2 कहेंगे। जो ये HDl2 होता है फर्स्ट एक्टेड होता है बाई हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड लाइपेज द्वारा बिफोर टेकन अप बाय द जो हेपेटिक स्कैवेंजर B1 रिसेप्टर थे, ठीक है। तो इनके द्वारा लेने से पहले ही HTGL का एक्शन हो जाएगा HDl2 पे, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर फास्फोलिपिड ApoC और ApoE क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और लिवर द्वारा ले लिया जाता है। तो ये बात हो गई थी HDl2 के बारे में। कुछ चीज़ें और पता कर लेते हैं। और एक चीज़ ये भी बताता कि जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, छोटे छोटे पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, जो इफ्लक्स होगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर का HDl से, वो मेडिएटेड होगा फ्रॉम, पहले लिखते हैं, पेरिफेरल सेल्स टू HDl, पेरिफेरल सेल से HDl में जो इफ्लक्स होगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर का, वो मेडिएटेड होगा, मेडिएटेड बाई ABCA1 प्रोटीन, ठीक है, ABCA1 प्रोटीन द्वारा मेडिएट होगा। ये कुछ बातें थी HDl के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में। आप इसका देखते हैं फंक्शन और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं यार, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया वीडियो। तो कोई HDl वाला हल्का कठिन लगता है, बस इसको आप ये समझ लो, जो डायग्राम बताया था वही अगर आप उतना ही अच्छी चीज़ अगर आपको याद रहेगी, क्योंकि वो चीज़ें जो और चीज़ें बताया हूँ पॉइंट कंपटीशन लेवल की है, लेकिन आपको बस केवल जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ बनता है, कहाँ जाता है और कैसे टूटता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर कैसे आता है, फास्फोलिपिड कैसे आता है, ApoC ApoE कैसे आएगा, और वो लीवर टूटेगा किसके द्वारा, हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड लाइपेज द्वारा, और लीवर द्वारा जो अंदर उसके भरा हुआ है वो ले लिया जाएगा। और जो लिया गया कोलेस्ट्रॉल एस्टर वो आगे जाके तुम्हारा बाइल बनाने में यूज होगा, कोलिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में एक्सक्रीट हो जाता है लीवर द्वारा। तो ये सब चीज़ें आपको बस जनरल चीज़ें कुछ पता होना चाहिए। अब हम समझते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ HDl। इसमें ये क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल की तरह वर्क करता है। तो HDl जो होता है रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट होता है। पहला काम रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल करवाता है, मतलब पेरिफेरल टिश्यू से लिवर में कौन कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है, HDl। तो ये इसका फंक्शन हो गया। जबकि LDL क्या करता था, इसका उल्टा करता था, लिवर से पेरिफेरल टिश्यू में लेकर आता था। और क्या कर सकते हैं इसका फंक्शन, देखो अगर एक्सक्रीशन होता है कोलेस्ट्रॉल तो वो नीड करता है स्टेरिफिकेशन विथ पूफा, स्टेरिफिकेशन विथ पूफा। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल का क्या कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन नीड स्टेरिफिकेशन विथ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कोलेस्ट्रॉल का अगर हमको एक्सक्रीशन करना है तो वो नीड करेगा स्टेरिफिकेशन विथ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नीड होता है, और जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो एंटी एथेरोजेनिक है, एंटी एथेरोजेनिक है।
इसीलिए इसका HDL क्या है, इंपॉर्टेंस रखता है। और की चीज़ें देखते हैं, एंटी एथ्रोजेनिक है ये, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है कौन, HDL, क्योंकि क्या है, एंटी एथ्रोजेनिक है, क्योंकि पूफा नीड करता है स्टेरिफिकेशन के लिए, और पूफा क्या होता है, एंटी एथेरोजेनिक। तो ये बात हो गई। एक चीज़ और देख लेते हैं, जो HDL होता है ये 3 प्रकार का होता है, HDL1, HDL इधर लेते हैं, और HDL3, 1, 2 और 1, HDL1, 2, 3। बस केवल डेंसिटी में इसके क्या होता है, डिफरेंस होता है। डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, जो HDL1 की डेंसिटी होती है, डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, तो HDL1 की डेंसिटी लगभग होती है 1.06063 ग्राम पर ml, और HDL2 की डेंसिटी होती है 1.063 to 1.125 ग्राम पर ml। वहीं पर जो HDL3 होता है इसकी डेंसिटी होती है 1.125 to 1.21 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी की बात हो गई। जो HDL2 होता है, जो HDL2 होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, HDL2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब अगर HDL2 ज़्यादा बढ़ा, HDL2 ज़्यादा है तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने की क्षमता कम है, नहीं कम एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। इसीलिए HDL को क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। बस ये चीज़ें आपको बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भैया बेल आइकन दबा दीजिए, और दोस्तों को अपने शेयर कीजिए, दूसरे मेडिकल गाइड में उनको भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।